पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आई थिंक ये तीनों लॉ में सबसे सिंपल लॉ है और हमारे ज़्यादा रिलेवेंट हमारे डेली लाइफ में हर जगह इसे हम देखते हैं। इवन हमारा हर जो स्टेप होता है जो हम चलते हैं उसमें इस लॉ को यूज़ करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आपने अक्सर सुना होगा, फिल्मों में भी बोलते सुना होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही हमारा थर्ड लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है हर क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब अगर आप दीवार पर पत्थर फेंक कर मारिएगा तो जितना तेज़ी से पत्थर फेंकिएगा, या मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है या कोई बॉल है, रबड़ का बॉल है, इसे जितना जोर से दीवार पर फेंक कर मारिएगा ये उतनी तेज़ी से रिटर्न होगा। अगर पत्थर को आप बिल्कुल या बॉल को धीरे से दीवार पर मारिएगा तो धीरे से रिफ्लेक्ट करेगा। ये क्या है भाई? ये बॉल है। ये क्या है? ये बॉल है। जितना तेज़ी से बॉल को दीवार पर मारिएगा बॉल उतना तेज़ी से बॉल आपकी तरफ फेंकेगा। ओके, इससे और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी ना कभी ज़मीन पे खड़े होकर उछलने की कोशिश की होगी। ज़मीन पे खड़े होकर ऊपर आसमान के ऊपर कोई भी पेड़ से फल तोड़ा होगा। ऐसा हो सकता है कभी पेड़ से फल तोड़ा हो या किसी भी चीज़ को उछल कर पकड़ने की कोशिश की होगी। आपने देखा होगा कि ऐसा करने के दौरान आपको क्या करना पड़ता है? ऐसा करने के लिए आपको उछलना पड़ता है। उछलने के लिए क्या करते हैं हम लोग ना? पैर से ज़मीन को धक्का मारते हैं। करके देख लीजिए अभी आप। हम लोग उछलने के लिए क्या करते हैं? पैर से ज़मीन की तरफ धक्का मारते हैं। और हम लोग किधर जाते हैं? ऊपर जाते हैं। देखिए आप पैर से ज़मीन को धक्का मारिएगा, ज़मीन आपको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे देख सकते हैं पानी में बोट को देख सकते हैं। बोट चलाते वक्त हम लोग क्या करते हैं? पानी में एक पैडल होता है, बड़ा सा डंडा होता है, देखा होगा। उससे पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं और पानी को हम पैडल से पीछे धक्का मारते हैं और पानी हम लोगों को आगे पुश करता है। ओके, एक और सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग हर कदम पे यूज़ करते हैं वो ये है। आप जब ज़मीन पे चलते हैं तो नोटिस कीजिएगा, ये आपका मान लीजिए पैर है। हम लोग ज़मीन पे पैर ऐसे रखते हैं। देखिए पैर को रख के आगे बढ़ते हुए पैर से ज़मीन को पीछे पुश करते हैं, पीछे धक्का मारते हैं तो हम लोग आगे जाते हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, लेट अस से ए एंड बी, और दोनों डिफरेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये दोनों बॉडी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से टकराएगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद फिर एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो चूंकि इसके पास कुछ मास होगा, वेलोसिटी होगा, तो इसके पास मोमेंटम होगा। इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। बिफोर कोलिजन ये रहा और ये रहा आफ्टर कोलिजन। ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, वो कंजर्व होना चाहिए। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल। तो ये मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है। बिफोर कोलिजन मास एम ए एम बी, और कोलिजन के पास भी मास बदलने वाला चीज़ तो नहीं है, तो इसका मास एम ए और इसका मास एम बी ही रहेगा। लेकिन बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होता है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो यू ए होगा, और बी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो यू बी होगा। अब इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में कोलाइड करेगा। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी तो चेंज होगा। हम लोग जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो होता है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है फाइनल वो v a होगा, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? v b होगा। ओके, अब हम लोग आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। इससे पहले एक बात समझते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को क्या पता है, यहाँ लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम लोग ये पढ़े हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। ये पढ़े, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए ए वाला बॉल बी पर फोर्स लगाएगा तो बी वाला भी तो ए पर लगाएगा। ओके, अगर ए वाला बी से टकराता है तो बी वाला भी तो ए से टकराता है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स अप्लाइड बाय द
A force applied by A on B और B on A is equal to force applied by A on B, लेकिन साइन कैसा होगा, अलग होगा, अपोजिट साइन होगा। B का A पर फोर्स लगेगा और A का B पर फोर्स लगेगा, वो दूसरे के बराबर होगा लेकिन साइन में अपोजिट रहेगा। ओके, हम लोग फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं भाई, हम लोग फोर्स के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे फोर्स के प्लेस पे। ओके, चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं। फोर्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स के जगह लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ होगा नेगेटिव साइन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक बार फिर से देखिए, मास किसका रहेगा, मास दो ऑब्जेक्ट आपके पास A एंड B और दोनों का वेलोसिटी लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ के रखे हैं कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है A वो v माइनस यू बाई टी के बराबर होता है, ये चीज़ भी आपने पढ़ा होगा। हम लोग क्या करेंगे, मास दो ऑब्जेक्ट का है, एक बॉल A है और दूसरा बॉल B है, तो मास A का लेंगे तो ma और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ माइनस ये मास ऑफ B और एक्सेलरेशन किसका होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब इसके बाद स्पेस कम है इसलिए कुछ एरेज करेंगे और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे कैलकुलेशन, जहाँ तक हमने अभी लास्ट टर्म लिखा था एम ए v माइनस यू बाई टी माइनस एम बी v माइनस यू बाई टी। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो दो बॉल है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन निकालेंगे तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A VA, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A VA माइनस UA डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ B फाइनल वेलोसिटी ऑफ VB माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ UB डिवाइडेड बाई टाइम। इस वाले केस में आप देख सकते हैं ये दोनों टाइम को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बच गया मेरे पास ma मास ऑफ A इंटू वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ A माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ B इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या आपका, मास A इंटू एम ए वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, क्या हो जाएगा एम बी एंड यू बी। ओके, अब इसे रीअरेंज करते हैं, कैसे रीअरेंज करेंगे देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मास ऑफ A फाइनल वेलोसिटी ऑफ वी ए, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एम बी और वी बी इज इक्वल टू, इधर आपका देखिए ये मास ऑफ B इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B और ये चला जाएगा माइनस, देखिए इधर आके प्लस होगा तो हो जाएगा एम ए एंड यू ए। अब देखिए ये फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है, फाइनल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी आपका मोमेंटम होता है, तो V फाइनल होता है और U इनिशियल होता है। तो A और B यहाँ फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग, टिक मारते हैं रेड पेन से, तब समझ में आएगा। देखिए मास ऑफ A ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ A एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, तो मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जेक्ट एंड मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B ऑब्जेक्ट, मतलब A और B जो दो बॉल हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बार बार। कौन सा दो ऑब्जेक्ट है भाई, एक A है और एक B है बिफोर कोलिजन, फिर A और B आफ्टर कोलिजन है। तो A और B का जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो कंजर्व होना चाहिए। यहाँ दिख रहा है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ A मास इनटू वेलोसिटी ऑफ B, ये दोनों का सम इक्वल है मास ऑफ B एंड मास ऑफ A, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B एंड A दोनों का सम के बराबर, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम कंजर्व है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके।